स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एडीफाई हब में। आज के लेक्चर में हम 8051 माइक्रोकंट्रोलर के पिन डायग्राम के बारे में सीखेंगे और हम देखेंगे अपने डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स के बारे में भी, और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि आज के क्लास में हम आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी भी बताएं, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन भी बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक पिन डायग्राम है 8051 माइक्रोकंट्रोलर का। इसमें वही हमारे 8086 8085 के करस्पॉन्डिंगली हमें अपना दिख रहा है टोटल पिन्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक टाइप का। तो अगर इसको हम 8085 के हिसाब से जोड़ा जाए तो इसमें कुछ कॉमन है, जैसे कि 40 पिन्स के हिसाब किताब करें तो दोनों हमारा पिन्स जो है वो 40 पिन्स का होता है। और उसके अलावा अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, पिन्स के स्ट्रक्चरिंग के बारे में बात करें या पिन्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें, तो याद होगा कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास 40 पिन्स हैं। उस 40 पिन्स को हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया था, जिसमें हमारा कि मेजर 4 आईओ पोर्ट्स के कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं और हर एक आईओ पोर्ट बेसिकली आपके 8 पिन्स के होते हैं। तो इन टोटल आपके पास 32 पिन होते हैं सिर्फ आईओ के लिए, ठीक है। और जहां पे हम पिन कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो अगर हमको उस पिन को एक्टिव या इनपुट के लिए एक्टिव या फिर अगर आउटपुट के लिए एक्टिव करना होता है तो जनरली हम प्रोवाइड करते हैं 1 और 0। अगर हम इनपुट को हमको कॉन्फ़िगर करना है तो हम उस पिन को 1 की तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, और अगर हमको आउटपुट की तरह ट्रीट करना होगा तो हम उसको 0 की तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। ये हमारा एक बेसिक है। तो टोटल 40 पिन्स आपके स्क्रीन पे आपको विजिबल है। और अगर आप इसको नोटिस करना चाहेंगे तो आप एक चीज को यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, वो ये कि जो भी पिन्स हैं आपके, आप नोटिस करो कि पिन नंबर 1 से लेके 8 तक आपका पोर्ट 1 है। वहीं पिन नंबर 9 जो है ये आपका रीसेट हो गया। पिन नंबर 10 से लेके पिन नंबर 17 तक, पिन नंबर 17 तक ये हो गया आपका पोर्ट, ये हो गया पोर्ट 1 जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी, पोर्ट 1। ये हो गया पोर्ट 2। ये हम लोगों को पता है कि हमारा एक्सटर्नल और एक्सटर्नल क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे हमारा क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी, क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा रहता है फॉर द फ्रीक्वेंसी पर्पस। तो यहाँ पे आपका ऑसिलेटर वाला है हिसाब किताब। 20 तो आपका ग्राउंड हो ही गया जो हम लोगों ने 8085 में भी देख रखा था, और 40 आपका VCC है, दैट इज ऑपरेटिंग वोल्टेज हमें जो कंट्रोलर को प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर द ऑपरेशन पर्पस। आप अगर पोर्ट 2 को ध्यान से देखोगे तो पोर्ट 2 में आपके पास कुछ इंटरप्ट सेक्शंस भी लगे हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम आईओ यहाँ पर आपके पास इंटरप्ट भी लगा हुआ है, और वो कौन सा है, तो रिसीविंग है, ट्रांसमिशन है, ये INT0 INT1 इंटरप्ट्स हैं, रीड राइट सिग्नल्स हैं। और नोटिस करेंगे तो जितने भी सिग्नल्स लगे हुए हैं उन सब सिग्नल के ऊपर ये बार मार्क किया हुआ है। रीड हो, चाहे वो राइट हो, चाहे वो INT0 हो, चाहे वो INTR हो। तो मुझे याद या फिर आपको याद होगा कि ये बार कब लगाते थे। अगर बार लगा हुआ है इसका मतलब हो जाता है कि वो सारे सिग्नल्स क्या हैं, वो सारे सिग्नल एक्टिव लो सिग्नल है। मेरे ख्याल से ये हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से 8085 में पढ़ रखा था। अब हमारे पास पिन नंबर 21 से पिन नंबर 28 के बारे में बात करेंगे तो ये हमारे सारे हायर ऑर्डर एड्रेस बस के लिए है, हायर ऑर्डर पिन्स के लिए है। बेसिकली हमारे सारे ये क्या है, हायर ऑर्डर एड्रेस के लिए है। आप इसको A15 से A8 भी देख सकते हो। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा पोर्ट 2 है, सॉरी ये पोर्ट 3 था, सॉरी बच्चों ये पोर्ट 3 था, ये पोर्ट 2 है। और पोर्ट 0 की बात जब बात करेंगे तो पोर्ट 0 जो है हमारा वो पिन नंबर 39 टू पिन नंबर 32 होता है। दिस इज पोर्ट 0। और ये क्या है, AD है। तो मेरे ख्याल से अब आपको सबको पता हो गया होगा कि AD क्या होता है, दैट इज द मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस। तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस काम होता है। तो लोअर ऑर्डर एड्रेस एंड द हायर ऑर्डर एड्रेस। लोअर ऑर्डर एड्रेस जो है वो 32 से 39 के बीच में, हायर ऑर्डर एड्रेस बस जो है वो 21 टू 28 है। अब बचा इसमें आपको जो डिफरेंस है वो है PSIN और EA। ये चीज हमारे पास कंट्रोलर प्रोसेसर में नहीं था। क्या है ये दोनों चीज मैं बताना चाहूंगा। प्रोसेसर में आपको एक्सटर्नल मेमोरी के लिए कोई अलग से पिन एसोसिएटेड नहीं था कि हमको अगर एक्सटर्नल डिवाइसेस की एज ए इनपुट ट्रीट करवाना होगा या उसका इनपुट को वेरिएबल्स को लेना होगा तो हम लोगों ने इस चीज के बारे में पढ़ा नहीं था। क्यों? क्योंकि
हम लोग को पता है कि प्रोसेसर और कंट्रोलर की जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि प्रोसेसर में सब कुछ बाहर का लगा हुआ है, एवरीथिंग इज पेरिफेरल पार्ट, चाहे वो मेमोरी हो चाहे कुछ भी लगा हुआ था। सिर्फ आपका सीपीयू जो है, सिर्फ आपका जो प्रोसेसर जो है वही इंटरनली था, उसके अलावा सब कुछ क्या है आपका बाहर से लगा हुआ था। लेकिन कंट्रोलर में क्या है कि कंट्रोलर में सब कुछ ऑन द सेम चिप था। तो अगर यहाँ पर एक्सटर्नल एक्सेस चाहिए होगा, अगर यहाँ पे एक्सटर्नल रैम से अगर या एक्सटर्नल मेमोरी से अगर कुछ इनपुट या डेटा को ट्रांसफर करना होगा आइदर वे, तो हमको यहाँ पर दो चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। एक पीसेन पिन नंबर 29 और एक आपका पिन नंबर 31 दैट इज ईए। ईए का मतलब होता है एक्सटर्नल एक्सेस। एक्सटर्नल एक्सेस पे बार लगा हुआ मतलब कि वो एक्टिव लो पर काम कर रहा है। ये एक्सटर्नल एक्सेस है क्या? ये जो आपका ईए है दैट इज एक्सटर्नल एक्सेस, दिस इज एक्सटर्नल एक्सेस। ये एक्सटर्नल एक्सेस है क्या? अगर आपको बाहरी दुनिया से काम करना है तो इसको एक्टिव होना पड़ेगा, तो इसको एक्टिव होना पड़ेगा, तो ही ये एक्सटर्नल वर्ल्ड से एक्सटर्नल सिग्नल्स को रिसीव कर सकता है। समझ में आ रहा है? जब तक ये आपका ऑन नहीं है, जब तक ये आपका एक्टिव नहीं है, तब तक एक्सटर्नल सिग्नल रिसीव नहीं हो सकते या फिर वो काम नहीं कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल एक्सेस ये आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिख गया विद रिस्पेक्ट टू 8085। और इसी का जो दूसरा पार्ट काम करता है दैट इज पीसेन, प्रोग्राम स्टोर इनेबल। ये भी आपका एक्टिव लो है, मतलब कि जब 0 होगा तो इनेबल होगा और जब 1 होगा तो आपका ऑफ हो जाएगा। सेम हाल आपका ईए के साथ होगा, जब 0 होगा तो ऑन होगा और 1 होगा तो ऑफ हो जाएगा, मतलब एक्टिव एंड डीएक्टिव। तो प्रोग्राम स्टोर इनेबल भी वही काम करता है कि ये आपके सिग्नल्स, प्रोग्राम सिग्नल्स बेसिकली सिग्नल्स को कब इनेबल होना है कब डिसेबल होना है ये बताता है पीसेन। और यही दो पिन जो है ये आपको बहुत ज्यादा मदद करता है विद एक्सटर्नल इंटरफेयर। एक्सटर्नली जब भी हम इस सिस्टम को माइक्रो कंट्रोलर को इंटरफेस करते हैं तो ये दो सिग्नल बहुत ही ज्यादा कामदायक होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन भी हमें वही दिख रहा है जो हम लोगों ने भी बात की कि पूरा का पूरा पिन डिस्क्रिप्शन है। एक बार मैं आपके लिए रीड आउट कर ले रहा हूँ यहाँ पर। तो जब हम नोटिस कर रहे हैं तो हमारा ये 8085 का अपना पिन डिस्क्रिप्शन है, जिसमें हमारा पिन नंबर 1 से 8 क्या है, पोर्ट 1 है, और ये बेसिकली इंटरनली पुल्ड बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। पिन नंबर 9 रीसेट है। पिन नंबर 10 से 17 पोर्ट 3 है जो हम लोगों ने बात किया था, जिसमें हमारे पास कुछ इसके पास एक्सटर्नल फंक्शंस है, डाटा द इंटरप्ट्स, टाइमर, कंट्रोल सिग्नल, सीरियल कम्युनिकेशन, रिसीविंग एंड ट्रांसमिशन का। पिन नंबर 18 से 19 क्या है, दीज आर द इंटरफेरेंस क्रिस्टल का है जो हम लोगों ने बात कर ली थी, दैट इज वाज फॉर द एक्सटेल, हमारा जो था एक्सटेल 0 और एक्सटेल 1 का था। पिन नंबर 20 हमारा ग्राउंड होगा, उसमें कोई बहुत दो राय की बात नहीं है। पिन नंबर 21 से 28 जो है पिन 2 है एंड दिस इज फॉर द हायर ऑर्डर एड्रेस बस। ध्यान रखना, हायर ऑर्डर एड्रेस बस, ठीक है। पिन नंबर 29 प्रोग्राम स्टोर इनेबल, प्रोग्राम का जो एक्सटर्नल सिग्नल को रिसीव करने की बात आएगी, एक्सेस करने की बात आएगी, तो हमारा पीसेन काम करता है। इट यूज्ड टू रीड द सिग्नल फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी। पीसेन और ईए दोनों एक्सटर्नली काम करता है। ईए अगर ऑन रहेगा तो ही पीसेन काम कर पाएगा, अगर ये काम नहीं है, अगर ऑन नहीं है तो पीसेन में प्रोग्राम सिग्नल को रीड नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अलाउ करेगा एक्सटर्नली एक्सेस को। पिन नंबर 30 दैट इज ईए एक्सटर्नल एक्सेस, इट इज यूज्ड टू इनेबल और डिसेबल द एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेसिंग, जो भी हम लोगों ने बात की है। अगर ये ऑन होगा तभी ये काम करेगा, अगर ये ऑफ है तो पीसेन आपका काम नहीं कर पाएगा। एएलई हमें सबको पता है, एड्रेस लैच इनेबल, हमारा मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस को हमको कब डेटा बस की तरफ ट्रीट करना है, कब एड्रेस बस की ट्रीट करना है, उसके लिए हमारा एएलई काम करता है। पिन नंबर 32 से 39 पोर्ट 0 है, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है, और पिन नंबर 40 आपका वीसीसी है। तो ये हमारा एक जनरल हो गया पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8051। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। जब हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो अब हम लोगों ने देख लिया कि आपका माइक्रो कंट्रोलर दोनों हिसाब से काम कर सकता है। एक वो मेमोरी जो उसके चिप पे इनबिल्ट किया हुआ है और एक वो मेमोरी जो उसके एक्सटर्नल वर्ल्ड में है। तो ये जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बात कर रहे हैं ये बेसिकली इंटरनल रैम का, इंटरनल स्टोरेज का है।
ठीक है। अब जब इंटरनल स्टोरेज की बात है तो टोटल आपके पास 4 बैंक है। तो आप याद करो, हम लोग जब फ्लैग्स पढ़ रहे थे तो वहां पर आपके पास दो अलग से फ्लैग्स हैं, दे वर द RS0 एंड RS1। और ये दोनों फ्लैग्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर चूजिंग द बैंक, कौन सा रजिस्टर बैंक चूज करना है। अब ये दो हैं तो बेसिकली 00, 01, 10 एंड 11, ये 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेगा। और यही 4 कॉम्बिनेशन चूज करवाया कि आपके टोटल जो रजिस्टर इंटरनल मेमोरी में जो स्टोरेज बैंक्स है, मेमोरी का जो लोकेशंस है, उनको हम लोगों ने 4 ब्लॉक्स में, 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक्स। तो बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 एंड बैंक 3, ये सारे आपके पास इंटरनल मेमोरी के क्लासिफिकेशन है। और हर एक रजिस्टर जो होता है दे आर बिट एड्रेसेबल, ये ध्यान रखना। हर एक जितने भी आपको मेमोरी लोकेशंस में जितने भी डेटा है, जितने भी रजिस्टर्स यूज करोगे आप लोग माइक्रो कंट्रोलर के लिए, वो सभी क्या होंगे, बिट एड्रेसेबल। तो कुछ आपका इंटरनल मेमोरी इस तरह से दिखेगा, जो कि आपके 4 बैंक्स में डिवाइड होगा, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। और ये कौन सा बैंक सेलेक्ट होगा वो डिसाइड करेगा कौन, फ्लैग। और फ्लैग में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो RS0 और RS1, उनके कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग ही हमारा बैंक सेलेक्ट होगा। और ये कौन सा बैंक सेलेक्ट है, मेमोरी सेलेक्ट है, मेमोरी का बैंक सेलेक्ट है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मेमोरी सेलेक्ट जो है वो डिपेंड करता है फ्लैग के 2 ऑपरेशंस पे, 2 फ्लैग्स पर या 2 स्टेटस पे, RS0 और RS1। इनके टोटल 4 लॉजिक्स होंगे और वही 4 लॉजिक्स आपको रिप्रेजेंट करेगा, वही 4 लॉजिक्स सेलेक्ट करेगा इन चारों में से कोई एक अपना अपना रजिस्टर बैंक। क्लियर। और ये सब क्या है, तो ये सब जो है वो बिट एड्रेसेबल है, ध्यान रखिएगा। ये सब क्या है, तो सारे बिट एड्रेसेबल है और हर एक के अंदर आप अपना अपना डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम जनरली बात किया जाए तो आपका जो रजिस्टर बैंक है, अगर आप यहाँ देख सकते हो तो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 7, ठीक है, देन 10 to 17, 18 to 1 है, और ये सीक्वेंस आपका रजिस्टर बैंक का मेंटेन होता है। क्लियर। तो अब इसमें दूसरा फंक्शन आता है, दूसरा बात करते हैं स्टैक की। तो हम लोग स्टैक भी इसी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टैक सबको पता है, हम लोगों ने 8085 में सब कुछ बहुत बढ़िया से पढ़ा था। स्टैक किस पे काम करता है, फीफो पे की लीफो पे, किस पे काम करता है स्टैक, याद होना चाहिए आपको। ठीक है। तो स्टैक और स्टैक से हम लोग इन डेटा को कैसे रिट्राइव करते थे या डेटा कैसे उसमें डालते थे, तो हम लोग यूज करते थे स्टैक की। जब हम बात करते हैं तो हमें दिमाग में 2 चीज आना चाहिए, मोड ऑफ ऑपरेशन, कि किस मोड ऑफ ऑपरेशन पे काम करता है, फीफो पे की लीफो पे, और दूसरा यह आना चाहिए कि पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन। ये हम लोगों ने अपने 8085 में पढ़ रखा था कि किसी डेटा को हमको अगर अपने स्टैक में स्टोर करना है या फिर वहां स्टैक से निकालना है तो हम कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, पुश इंस्ट्रक्शन कब यूज करते हैं हम लोग, पॉप इंस्ट्रक्शन कब यूज करते हैं। तो ये सब कुछ किसमें था, जो स्टैक में था। क्लियर। अगर ध्यान नहीं आ रहा है तो एक बार जाके प्लीज प्रीवियस लेक्चर को आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपने इस जो रजिस्टर हम लोगों ने बात की कि टोटल हमारे पास 4 रजिस्टर बैंक्स हैं, तो उस रजिस्टर बैंक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जब भी हम रजिस्टर बैंक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने 2 चीज पर ध्यान देखा था कि सारे रजिस्टर बैंक जो होते हैं वो बिट एड्रेसेबल हैं और मैक्सिमम उनमें से जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। तो ये रजिस्टर बैंक्स है क्या, तो जनरली हमारे पास जब रजिस्टर बैंक की हम बात करते हैं, रजिस्टर की बात, मेमोरी की बात करते हैं, तो ये हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर में जो रजिस्टर बैंक है इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम 00 to 1FH, ठीक है। और द 8085 माइक्रो प्रोसेसर यूजेस 8 जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। ये आपके जो माइक्रो प्रोसेसर हैं वो R0 से R7 टोटल 8 जनरल पर्पस रजिस्टर यूज करते हैं, जो कि हम लोग याद करो 8085 में हम लोग जो रजिस्टर यूज करते थे क्या था, A था, B था, BC था, DE था और HL था। हमारे पास ये 7 रजिस्टर थे 8085 में। लेकिन जब हम 8051 की बात करते हैं, और इनके जनरल पर्पस रजिस्टर की बात करते हैं, तो ये लाई करता है R0 to R7। ये हो गए हमारे रजिस्टर्स फॉर माइक्रो कंट्रोलर। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि माइक्रो कंट्रोलर में जो रजिस्टर्स होते हैं
वो होता है R0 से R7 तक, मतलब कि R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6 एंड R7। ये आपके पास टोटल 8 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं और हर एक रजिस्टर जो है वो बिट एड्रेसेबल है। हर एक में आप अपना अपना वैल्यूज को स्टोर कर सकते थे, जैसे आप A, B, C, D, E और HL में यूज किया करते थे फॉर द केस ऑफ 8085। ठीक है। अब हम जब रजिस्टर बैंक की हम बात करते हैं तो रजिस्टर बैंक, अभी हम लोग ने तुरंत डिस्कस किया, रजिस्टर बैंक का सिलेक्शन जो होता है वो सिलेक्शन किसके थ्रू होता है, तो फ्लैग्स। और फ्लैग्स में कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो फ्लैग्स में आपको रजिस्टर बैंक सिलेक्ट करने के लिए RS1 एंड RS2 ये 2 बिट होते हैं आपके PSW के, आपके फ्लैग रजिस्टर में, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके फ्लैग को, आपके बैंक को सेलेक्ट करने के लिए। और जो डिफॉल्ट बैंक सेलेक्टेड होता है, जैसे कि अब डिफॉल्ट बैंक क्या होगा, दैट इज 00 के केस में वो बैंक 0 होता है, वो बैंक 0 होता है। तो डिफॉल्ट वैल्यू में रजिस्टर बैंक जो सेलेक्टेड रहता है माइक्रो कंट्रोलर के लिए वो होता है 0। ठीक है। अब हम बिट एड्रेसेबल की बात करते हैं। बिट एड्रेसेबल रैंक क्या होता है, जब हमने, आप लास्ट स्लाइड में देखोगे तो लास्ट स्लाइड में अगर हम उसको नोटिस करेंगे तो हमारे पास एक जनरल पर्पस था जिसमें हमने 4 तरीकों तो दिया था, दूसरा सेक्शन था हमारा बिट एड्रेसेबल और तीसरा सेक्शन था मेरा GPR, जनरल पर्पस, GPR जनरल पर्पस रजिस्टर। ये 3 सेक्शन में तोड़े थे। तो बिट एड्रेसेबल जो होते हैं सेक्शन, दे आर फ्रॉम 20H to 2F। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हर एक का अपना अपना एक खुद का एड्रेस रेंज है, सबका अपना अपना एक एड्रेस रेंज है। जहां रजिस्टर बैंक की एड्रेस रेंज 0021F है, वहीं पे बिट एड्रेसेबल वाले रैम की एड्रेस 2022F हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, H है। बेसिकली ये जितने भी माइक्रो कंट्रोलर्स में सपोर्ट फीचर्स होते हैं या बिट वेरिएबल्स के लिए यूज होते हैं, वो सब मेरा बिट एड्रेसेबल होता है। अगर टोटल की बात किया जाए तो इन टोटल देयर आर 128 बिट्स नंबर्ड फ्रॉम 00 to 7F। ठीक है, ये हमारे पास टोटल रेंज होता है 128 का। और अगर बिट वेरिएबल की बात किया जाए तो टोटल हमारे पास इसमें हम लोग एक बिट को वेरी करके हम अपने डेटा को या हमारे इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और अ बिट वेरिएबल कैन सेट विद अ कमांड सच एज सेट बी। अगर हमको कोई भी अपने रैम के किसी भी बिट को अगर हमको सेट करना होगा तो वी यूज द इंस्ट्रक्शन सेट। अब सेट के साथ आप जो भी इंस्ट्रक्शन यूज करें, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया सेट B20H, तो ये क्या कर रहा है कि द बिट 25H, द बिट 25H सेट बी का मतलब सेट करना, इसके साथ जो आप एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हो, ये एड्रेस हो गया, बिट एड्रेस हो गया, ये आपकी बिट की एड्रेस होगी, कौन सी बिट को आपको सेट करना है। तो सेट का मतलब कि इसकी जो वैल्यू होगी ये 1 हो जाएगी, और अगर इस 1 को आपको 0 में कन्वर्ट करना है तो हम लोग यूज करते हैं CLR, क्लियर। CLR का मतलब हो गया मेरा क्लियर। तो बिट एड्रेसेबल क्या होगा कि हम हर एक बिट को 1 बाय 1 या एट अ टाइम, जो हमारा इंस्ट्रक्शन में रिक्वायरमेंट है, जो हमारे प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट है, या जो हमें हमारे लॉजिक्स में रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से हम हर एक बिट को एक एक करके सेट कर सकते हैं अपने डिजायर्ड वैल्यूज के लिए, अपने डिजायर्ड सेक्शन के लिए, अपने डिजायर्ड इंस्ट्रक्शन के लिए। तो सेट करने का तरीका हो गया, मतलब अगर आप सेट बी लिखते हैं, दैट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर सेटिंग और इनिशियलाइजिंग दैट पर्टिकुलर बिट। और कौन सा बिट होगा, तो बिट शुड लाई बिटवीन 20 to 2F, 20 से लेके 2F के बीच के किसी भी बिट को आप इनिशियलाइज कर सकते हैं विद द इंस्ट्रक्शन सेट बी। अगर उसी को आपको क्लियर करना होगा तो हम लोग CLR यूज करते हैं फॉर दैट, क्लियरिंग दैट पर्पस। मतलब सेट करने का मतलब 1 और क्लियर करने का मतलब 0। तो बिट एड्रेसेबल एरिया आर जस्ट 16 बाइट्स ऑफ इंटरनल मेमोरी लोकेटेड बिटवीन 20F to 20H, ये याद रखिएगा। बिट एड्रेसिंग जब भी होगी तो जो वो होगा बिटवीन 16 बाइट्स का इंस्ट्रक्शन, 16 बाइट का मेमोरी रेंज है, और ये जो होगा हमेशा 20 से आपके 2F तक ही होगा। और जो थर्ड सेक्शन है
दैट इज द जनरल पर्पस रजिस्टर जिसकी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। ये हमेशा 3027Fh तक रहेगा, जिसमें टोटल आपके पास 80 बाइट्स का इंटरनल मेमोरी है। लेकिन जो हम यूज करने के बारे में बात करेंगे तो जनरली ये आपको जो जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं तो ये हमारे जो प्रोग्राम के दौरान जो इंस्ट्रक्शंस में जो वैल्यूज हैं या हमारे जो नॉर्मल डेटाज हैं उनको स्टोर करने के लिए होता है। क्लियर? ये हम लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हम लोगों ने 8085 में ऑलरेडी ये सब पढ़ रखा है कि जनरल पर्पस रजिस्टर काम क्या करता है। तो उसी हिसाब से जो आपका जनरल पर्पस रजिस्टर आपके 8085 में काम किया करता था वही आपको लगभग यहाँ पे भी काम करता है, जिसमें कि आपके जो डेटाज हैं, डेटा स्टोरेज हैं या फिर मेमोरी के ऑपरेशंस में जो काम हो रहे हैं वो सब का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सब हो रहा है आपके जनरल पर्पस रजिस्टर में। अब हम जनरल पर्पस ये किसकी बात कर रहे थे, ये हम इंटरनल की बात कर रहे थे। अब जो हमारे पास फिगर है ये हमारा एक्सटर्नल है, तो लगभग सेम मिलता जुलता है किसके साथ, अपने 8085 के साथ। लेकिन वहां पे क्या था कि 8085 में सब कुछ बाहर था इसलिए हमको इतना टेंशन नहीं था, हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम उसी हिसाब से देखा था। लेकिन 8051 के कंसेप्ट में क्या होता है कि सब कुछ तो ऑन बोर्ड है, कुछ सेक्शन जो है वो बाहर से आएगा। तो ध्यान दो कि हमारे दो पिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पिन थे। एक पिन था हमारा EA और दूसरा पिन था हमारा PSEN। ये दो पिन ही आपको एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेसिंग के लिए मदद करेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आएगा आपका EA। बिना EA के कोई काम नहीं हो पाएगा। तो ये हमको लगभग वही है जो दिख रहा है, ये आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है जिसके पास सारे सिग्नल्स हैं, सारे एड्रेसेस बस हैं, रीड राइट सिग्नल्स हैं, ग्राउंड है और EA है। ये बहुत पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये EA जब इनेबल्ड होगा तो ही आप अपने लोअर एड्रेस बस या हायर एड्रेस बस से आप अपने डेटा को या जो भी है वो आपको रैम में पहुंचाएगा, चाहे वो आप 16 किलोबाइट रैम की यूज कर ले या 32 KB का आप रैम की बात यूज कर ले। ये सब इम्प्लीमेंटेशन होगा कब, जब आपका EA जो है वो ऑन होगा तब, ठीक है। और प्रोग्राम के सिग्नल्स को स्टोर करने के लिए, इनेबल करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है PSEN। ये ध्यान देना, ठीक है ना। ये दो चीज आपको एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस और इंटरनल मेमोरी इंटरफेसिंग में है। इंटरनल मेमोरी इंटरफेसिंग में ऑलरेडी रजिस्टर्स के बैंक्स बने हुए हैं, सबके प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं कि हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर की कौन सी कहां से कहां तक वैल्यू रहेगी, हमारे बिट एड्रेसेबल कौन कौन से वैल्यूज हैं और हमारा रजिस्टर बैंक्स के कौन कौन से वैल्यूज हैं, वहां पे ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड वैल्यू हमारे पास प्रोवाइडेड है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस की तो यहाँ पर सब कुछ वही काम करेगा जो हम 8085 में काम किया करते थे। इसका मतलब क्या कि आपको एड्रेस बस चाहिए होगा। अब एड्रेस बस है, ये मल्टीप्लेक्स होगा, ऑब्वियस है। तो मल्टीप्लेक्स को काम करने के लिए हमको ALE का जरूरत पड़ेगा जो बताएगा कि कब वो एड्रेस बस, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस, कब वो डेटा की तरह बिहेव कर रहा है, कब वो आपका एड्रेस की तरफ बिहेव कर रहा है, रीड राइट सिग्नल का क्या स्टेटस है। ये लगभग सब कुछ आपका 8085 के हिसाब से ही है। द ओनली डिफरेंस जो आप उसको नोटिस करोगे दैट इज EA एंड PSEN। प्रोग्राम जो इनेबल कि जो प्रोग्राम के सिग्नल्स आ रहे हैं उसको रिसीव करने के लिए काम करता है और ये एक्सटर्नल इंटरफेसिंग को इनेबल करता है। एक्सटर्नल इंटरफेसिंग काम करने योग्य है या नहीं है, वहां से सिग्नल आ रहा है उसको रिसीव करना है कि नहीं करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, सिर्फ और सिर्फ EA। अगर EA ऑन है, सेट है, तो आप समझ लीजिए कि आप एक्सटर्नल मेमोरी पे काम कर पा रहे हैं, अगर नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। इन दोनों में अगर 16 KB और 32 KB की अगर हम बात करें तो आपको जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है कि टोटल इसमें जो हमारा सिग्नल यूज होता है ये होता है 14 और इसमें यूज होता है 15। ये एक 14 नहीं, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, ये आपका 15 और ये आपका 16। अब बोलोगे सर PSEN सिर्फ यहाँ लगा हुआ है, PSEN यहाँ नहीं लगा हुआ है। बच्चों यहाँ भी लगा हुआ है PSEN। अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो 13 के बाद 14 आया है यही एक एक्स्ट्रा सिग्नल है जो कि आपको यहाँ मिल रहा है और वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्लियर?
तो इसके अलावा लगभग सब कुछ सेम है, कहीं कोई अंतर नहीं है। लोअर ऑर्डर एड्रेस बस से आपके बाइट गई, यहाँ से A0 से A7 गया, वही आपको यहाँ डिसाइड हुआ। हायर ऑर्डर एड्रेस बस डायरेक्टली हम फीड कर रहे हैं सिस्टम से अपने निकाल कर, पी से लगा हुआ है और EA के थ्रू ये सारा प्रोसेस एक्टिव हो रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखना एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेसिंग के लिए, दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, EA और P से। अब हम बात करेंगे 8051 के एड्रेसिंग मोड्स के बारे में। तो ये हम लोग सबको पहले से पता है कि लगभग सब कुछ सेम है। एड्रेसिंग मोड का रोल क्या होता है हमको वो भी पता है कि हम ऑपकोड और ऑपरेंड में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं इंस्ट्रक्शन को, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी 8085 में पढ़ रखा है, तो हम इसमें बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे। लेकिन हाँ, एक आपको दे दिया जाएगा कि टोटल अगर हम 8051 के एड्रेसिंग मोड्स की बात करें तो टोटल 5 है, जिसमें इमीडिएट है, रजिस्टर है, डायरेक्ट है, रजिस्टर इनडायरेक्ट है और इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है। तो लगभग सब कुछ वही है, लेकिन सिंटेक्स बदल जाएगा, क्योंकि अब आप प्रोसेसर से कंट्रोलर आ चुके हो। पहले रजिस्टर में आपके पास ABCD था, अभी यहाँ पे आपके पास R0, R1, R2 है, ठीक है। लेकिन लगभग मोटा मोटी सारा जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा वो सब कुछ सेम रहेगा, थोड़े से सिंटेक्स में चेंज आएंगे। हम चेक करते हैं, देखते हैं वन बाय वन सारे एड्रेसिंग मोड को। सबसे पहले इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। जब हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की बात करते हैं तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड आपका डेटा इंस्ट्रक्शन के साथ मतलब ऑपकोड के साथ ऑपरेंड वाला बात था, तो यहाँ पे भी वही हाल है। अगर आपके इंस्ट्रक्शन में अगर डेटा अवेलेबल है तो उसको बोलेंगे हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब यहाँ पर हैश आ गया, हैश डिनोट करता है डेटा को, ध्यान रखना, हैश डिनोट करता है डेटा को। अगर किसी भी नंबर के साथ हैश मेंशन किया गया है दैट मीन्स कि वो नंबर क्या है, डेटा है। और अगर हैश अवेलेबल नहीं है इसका मतलब वो मेमोरी है। ये चीज याद रखिएगा, माइक्रो कंट्रोलर में ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हम कैसे डिफरेंशिएट करें अपने डेटा को और अपने एड्रेस को। अगर हैश है तो हमारा डेटा है, अगर हैश नहीं है तो वो आपका क्या है, मेमोरी। क्लियर, चलिए। तो अब इंस्ट्रक्शन समझाने की जरूरत तो नहीं है, हमें उम्मीद है कि सबको पता होगा कि इंस्ट्रक्शन क्या बता रहा है। मूव A, 30 की बात करें तो हमारे 30 जो है वो एक डेटा है जो कि आपका लोड किया जा रहा है एक्यूमुलेटर के अंदर। तो अब हम जब रजिस्टर की बात करते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की, तो रजिस्टर लेकिन ये ध्यान देना एक्यूमुलेटर हमारे पास हमेशा भी रहता है, ठीक है ना। रजिस्टर्स के अलावा एक्यूमुलेटर हमारे पास है। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या था हमारा, रजिस्टर टू रजिस्टर के अगर हम कम्युनिकेशन को बात करें तो हम लोग उसको रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बात करते थे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा आपके पास जो हाईलाइट है या आपके पास जो सबसे बड़ा एक एडवांटेज है कि अब आपके पास एक रजिस्टर तो हो सकता है, दूसरा रजिस्टर कोई भी रजिस्टर बैंक हो सकता है। मतलब कि बैंक नंबर 0 से लेके बैंक नंबर 4 तक 3 तक कोई भी रजिस्टर हो सकता है आपके रजिस्टरिंग के लिए। अब इसमें से आप अपना रजिस्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम अगर R5 है तो दिस इज रजिस्टर 5, जो हम लोगों ने बात किया था कि रजिस्टर की जब भी हम लोग वैल्यू पुट कर रहे थे दैट वाज R0 to R7। टोटल आपके पास 8 रजिस्टर्स होते हैं। लाइव नहीं है, तो अब यहाँ क्या हो रहा है मूव A, R5 में कि आपके R5 के कंटेंट को मूव किया जा रहा है A में, जो हम लोगों ने पहले ही कर रखा था। अब यहाँ पे डिफाइन होगा कि R5 किसका है, कौन से बैंक का है। तो जनरली हम लोगों ने बात की थी, जब भी हम डिफॉल्ट वैल्यू की बात करते हैं तो हम लोग बैंक 0 की बात करते हैं, है ना। या फिर आपका PSW बताएगा कि कौन सा बैंक आपका सेलेक्टेड है। उस बैंक का मतलब सेलेक्टेड बैंक का 8 रजिस्टर में से कौन सा रजिस्टर आपके पास यहाँ पे डेटा ट्रांसफर के लिए अवेलेबल है। तो रजिस्टर टू रजिस्टर जब भी आप बात करेंगे डेटा ट्रांसफर की तो वो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हुआ करता था। बस अंतर अब यहाँ पे आ जाएगा कि अब हमें पता होना चाहिए कि किस बैंक का डेटा, किस बैंक का रजिस्टर आपका सेलेक्टेड है डेटा को मूव करने के लिए। और ये कौन बताएगा बैंक सिलेक्शन का, ये बताएगा आपका PSW मतलब फ्लैग। और फ्लैग में कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो फ्लैग में रिस्पॉन्सिबल था
RS1 और RS0 इनके कॉम्बिनेशंस बताएंगे कि कौन सा बैंक सेलेक्ट हुआ है, बैंक 0 है, बैंक 1 है, बैंक 2 है या फिर बैंक 3 है। तो वो हो गया आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कि अब हम किसी मेमोरी लोकेशन से हमारा अगर कंटेंट को ट्रांसफर करना हुआ तो उसको बोलते थे कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो अब 47 जो है ये अब मेरा क्या हो गया, 47 जो हो गया मेरा अब वो मेमोरी हो गया। तो इस मेमोरी के कंटेंट को मूव किया जा रहा है ए में, है ना। अगर यही हम लोग देखो, यही हमारा लिखा हुआ था मूव ए कॉमा हैश 47H लिखेंगे, तो अब ये 47H क्या हो गया, डेटा। क्यों डेटा, क्योंकि यहाँ पर ये सिग्नल, ये सिंबल लगा हुआ है, दैट इज हैश। अगर हैश लगा हुआ है दैट मीन्स कि आपका जो 47 है वो डेटा है, और अगर यहाँ पे हैश नहीं लगा हुआ है मतलब कि ये जो 47 है ये क्या है, मेमोरी लोकेशन है ना, ये क्या है, मेमोरी लोकेशन है। तो ये चीज को अब ध्यान देना। पहले आप क्या लिखते थे वहां पर, LD86005, तो ये आपका एड्रेस हो गया था, 16 बिट का एड्रेस था कि इसके एड्रेस के कंटेंट को आप लोग एक्यूमुलेटर में मूव कर रहे थे। और यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ हम लोग लिख रहे हैं मूव ए कॉमा 47H। अब ये हैश रहता, ये डेटा बन जाता, अब क्या है ये 47H आपका मेमोरी लोकेशन है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि डेटा कब और एड्रेस कब। नेक्स्ट है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जैसे प्रीवियसली था हमारा कि अगर किसी भी रजिस्टर के अंदर जो डेटा है वो डेटा क्या पॉइंट कर रहा है, वो डेटा पॉइंट कर रहा है किसी एड्रेस को, किसी मेमोरी लोकेशन को, और इसके कंटेंट को हमको अगर किसी रजिस्टर में हमको अगर मूव करना होता है तो इस टाइप के पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते थे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, है ना। कि अब आपका जो एड्रेस है वो किसी रजिस्टर के थ्रू पॉइंट हो रहा है और उसके कंटेंट को आपको मूव करना है रजिस्टर में, तो दैट वाज नोन एज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। एक बार फिर से, अगर आपके किसी मेमोरी लोकेशन के डेटा को मूव करना है रजिस्टर में वाया रजिस्टर, इट इज नोन एज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। फिर से एक बार, अगर आपका कोई एड्रेस किसी मेमोरी लोकेशन, किसी रजिस्टर से पॉइंटेड है, किसी रजिस्टर के थ्रू है, और उसके कंटेंट को अगर आपको रजिस्टर में डालना है तो उसको हम लोग बोलेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मतलब कि कान ऐसे नहीं पकड़ना है, कान घुमा के पकड़ना है, लेकिन कान आपको पकड़ना है। तो यहाँ भी एड्रेस से ही निकल के जा रहा है मेमोरी में, लेकिन अब वो एड्रेस कहाँ है, तो एड्रेस है आपका रजिस्टर में। अब यहाँ पे एक और सिंबल आ गया @ तो जब भी @ की बात की जाएगी तो ध्यान दीजिएगा कि वो रजिस्टर जो है अब ये बन जाएगा इस रजिस्टर का मेमोरी लोकेशन। मतलब कि ये अब फिर से आओ, रजिस्टर डायरेक्ट में क्या कर रहे थे, रजिस्टर टू रजिस्टर, तो मूव A, R1 लिखते हैं तो मतलब कि R1 के कंटेंट को मूव करना था A1 में। अब हम यहाँ पर अगर हम @ लगा लेते हैं तो @ लगाने से ये पॉइंट कर रहा है एक मेमोरी लोकेशन का जो कि स्टोर्ड है R1 में, और अब इस मेमोरी लोकेशन के डेटा को आपको मूव करना है एक्यूमुलेटर में। समझ में आया बात। तो एक आप लोगों ने देखा हैश से हम लोग समझा था डेटा है, और अगर वहीं @ लगा रहेगा रजिस्टर के साथ तो वो पॉइंट कर रहा है एक मेमोरी लोकेशन का जो कि सेव्ड है आपके R1 में। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। दैट इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और लास्ट आता है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। अब इंडेक्स एड्रेसिंग मोड जो होता है ये बहुत ही कामदायक है कब, जब ऑफसेट रजिस्टर की हम लोग बात करते हैं। अब ऑफसेट रजिस्टर की हम समझते हैं तो क्या होता है, तो बेसिकली हम रजिस्टर मोड्स को जब भी हम एड्रेसिंग को हम लोग बांटते हैं तो हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक बेस रजिस्टर होता है, जो कि बेस रजिस्टर आपका हमेशा डेटा पॉइंटर के थ्रू स्टोर होता है। अब डेटा पॉइंटर क्या है सर,
तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ रखा था कि डेटा पॉइंटर क्या था, डीपीटीआर जो था आपका डेटा पॉइंटर था, और ये दो हिस्सों में टूटा था, डीपीएल से था और एक था डीपीएच। ठीक है, डेटा पॉइंटर लोअर बिट के लिए और ये था मेरे हायर बिट के लिए, इन दोनों को जोड़ते थे और ये दोनों क्या है मेरा 8-8 बिट का है, तो जाके हमको मिलता था 16 बिट का एक डेटा पॉइंटर जो कि रिफ्लेक्ट करता है आपके एक्सटर्नल मेमोरी के लिए। याद रखिए किसके लिए, एक्सटर्नल इंटरफेसिंग के लिए, आपके प्रोग्राम को एड्रेसिंग करता है एक्सटर्नल इंटरफेसिंग के लिए। तो अब इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में हमारा सम होता है बेस एड्रेस का और ऑफसेट एड्रेस का। तो बेस एड्रेस किससे रिफ्लेक्ट होगा, तो बेस एड्रेस हमेशा आपके डेटा पॉइंटर से रिफ्लेक्ट होगा, वहीं पर आपका एक्यूमुलेटर जो है वो आपका ऑफसेट है। ऑफसेट रजिस्टर कौन है आपका, कौन है आपका, है ऑफसेट रजिस्टर एक्यूमुलेटर। तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड क्या करता है कि वो एक इंस्ट्रक्शन को वो यूज होता है आपके डेटा को रिट्राइव करने के लिए, वापस लेने के लिए, वापस फेच करने के लिए, कहां से, तो एक्सटर्नली, किसके मदद से, विद द हेल्प ऑफ बेस एड्रेस एंड द ऑफसेट। और ऑफसेट क्या रहेगा, हमेशा ऑफसेट रहेगा एक्यूमुलेटर के अंदर। जैसे कि एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, तो बेसिकली मूव सी ए @ADPTR, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है @ADPTR। तो अब @A से समझ में आ गया कि ये एक एड्रेस है और DPTR आपका भी एक एड्रेस है। इसको अगर हम शॉर्ट टर्म में बोलना चाहें तो हम लोग प्रोग्राम काउंटर की तरह से बोल सकते हैं, ये भी एक आपका एड्रेस है। अब इन दोनों के समेशन का जो भी कंटेंट होगा उसको हम लोग इसमें डाल रहे हैं, कंटेंट को डाल रहे हैं हम लोग ए में। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग लुकअप कर रहे हैं ना, हम लोग ढूंढ रहे हैं ना, और ढूंढ कहां से रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट और डेटा पॉइंटर, है ना। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है आपका इफेक्टिव एड्रेस का, यहाँ पे कंसेप्ट आता है आपका इफेक्टिव एड्रेस का। इफेक्टिव एड्रेस अगर हम अब बोलना चाहें कि ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इफेक्टिव एड्रेस। इस एड्रेस के कंटेंट को आपको मूव करना है, रिट्राइव करना है एक्यूमुलेटर में। ध्यान दीजिएगा, द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, तो इफेक्टिव एड्रेस जो होगा, इफेक्टिव एड्रेस हो गया, वो हो गया आपका बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस। ये ध्यान रखना, इफेक्टिव एड्रेस हो गया, इफेक्टिव एड्रेस हो गया बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस। इन दोनों को जब सम कर देंगे तो वहां से जो वैल्यू मिलेगी वो हम लोग बोलेंगे क्या है मेरा आपका इफेक्टिव एड्रेस। तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, आपके इफेक्टिव एड्रेस के कंटेंट को रिट्राइव किया जा रहा है, मूव किया जा रहा है विद द किसी भी एक रजिस्टर्स के लिए, जो बेसिकली एक्यूमुलेटर के लिए बात करते हैं। तो ठीक है, ये था हमारा इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इंस्ट्रक्शन कौन सा यूज हो रहा है, इंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पर बेसिकली दो ही इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं, एक मूव सी कर सकते हैं, दूसरा जंप कर सकते हैं। ये दो इंस्ट्रक्शन के अलावा हम इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में कोई भी इंस्ट्रक्शन यूज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ दो इंस्ट्रक्शन जो कि मदद करता है आपके डेटा को रिट्राइव करने के लिए फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन, फ्रॉम द इफेक्टिव एड्रेस। और इफेक्टिव एड्रेस क्या है हमारा, तो है ऑफसेट एड्रेस प्लस बेस एड्रेस। चलिए बहुत बढ़िया, ये था हमारा आज का टोटल क्लास, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा अपने पिन डायग्राम के बारे में। हम लोगों ने सबसे पहले देखा पिन डायग्राम, उसके बाद हम लोगों ने देखा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने दोनों देखा। कौन कौन से देखे, तो हम लोगों ने देखा इंटरनल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनली में हम लोगों ने देखा कि हमारा मेमोरी जो है सेक्शन वो 3 हिस्सों में टूटा हुआ था। पहला हिस्सा था हमारा जनरल, जैसे बात कर सकते हैं रजिस्टर बैंक के थ्रू, रजिस्टर बैंक के थ्रू। दूसरा हिस्सा था हमारा बिट एड्रेसेबल वाला रजिस्टर सेक्शन, और तीसरा रजिस्टर था आपका जनरल पर्पस रजिस्टर। वहीं पे एक्सटर्नल में हम लोगों ने देखा कि आपका डेटा का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, फ्लो कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ EA एंड PSEN, है ना, प्रोग्राम स्टोर इनेबल। तो हम लोगों ने ये देखा था मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में, और लास्ट हम लोगों ने देखा अपना एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8051, जिसमें हम लोगों ने टोटल 5 देखे, रजिस्टर डायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट, आपका इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड और
इंडेक्स एड्रेसिंग मोड्स। तो ये टोटल हम लोगों ने 5 अपने एड्रेसिंग मोड्स देखे, उनके इंस्ट्रक्शंस देखे, उसको सीखा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखा कि हमारा इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं इफेक्टिव एड्रेस की, हम बात करते हैं इफेक्टिव एड्रेस की। और इफेक्टिव एड्रेस कुछ नहीं है, वो डेटा को रिट्राइव करने के लिए काम करता है और वो होता है सम ऑफ ऑफसेट एड्रेस प्लस आपका बेस एड्रेस। और बेस एड्रेस कहां से मिलता है? तो बेस एड्रेस आपको मिलता है DPTR से, डेटा पॉइंटर के थ्रू, या तो फिर इसको हम लोग प्रोग्राम काउंटर भी बोल सकते हैं, प्रोग्राम काउंटर के वैल्यूज के भी बात कर सकते हैं। तो आज का क्लास यही है, उम्मीद है कि ये सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हाफ में हम लोग बात करेंगे अपने इंस्ट्रक्शंस के बारे में, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में, और कुछ प्रोग्रामिंग लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे उस प्रोग्रामिंग को करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट है तो प्लीज आप हमें चैट बॉक्स में आप डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।